लैब 3 के पार्ट 2 में हम देखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। बेसिकली जिस भी डेटा पे हम काम करते हैं, जिसको देखते हुए हम अपना प्रोग्राम बना रहे होते हैं, हर डेटा का कोई ना कोई अपना टाइप होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें एक पर्टिकुलर एज की, एक किसी भी पर्सन है उसकी एज है, तो एज एक डेटा है और उस डेटा की टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 55.5 किलोग्राम किसी का वेट है, तो ये पॉइंट की जो बात हो रही है, इस तरह इस टाइप का डेटा जिसमें कोई ना कोई पॉइंट है, उस टाइप के डेटा को हम कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। इसी तरह से अगर किसी का नेम है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद, सारा, ये नेम है, और किसी भी जो पर्सन का नेम है वो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो किसी भी पर्सन का जो नेम हो गया या कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कहीं पर आ रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, वो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, और सिंपल अगर एक अल्फ़ाबेट की बात की जाए, एक कैरेक्टर की बात की जाए, तो उसकी डेटा टाइप 4 होगी। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ। लेट्स सपोज डेटा है, ठीक है, हमारे पास, और आ जाती है उसकी डेटा टाइप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई नंबर है, सिंगल नंबर, ठीक है, एक होल नंबर जैसे कि एज है, एज इज इक्वल्स टू 19 या 15 या 16, कोई भी, तो या किसी भी सिंगल उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, सिंपल इंटीजर, राइट। और इसी तरह से अगर किसी का वेट देखा जाए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेट किसी का 55.5 किलोग्राम है, तो अगर पॉइंट की बात की जाए, जहाँ कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो उसके लिए हम जो डेटा टाइप वो यूज़ करेंगे, उसकी डेटा की टाइप होगी फ्लोट। ठीक है, सिंगल अगर इंटीजर होगा, डेसिमल नंबर होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटीजर। कहीं पे अगर फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है, एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पे डेटा टाइप हम ले लेंगे फ्लोट। और अगर किसी का कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, कहीं पे कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स, राइट, तो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। लेट्स सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें किसी का नेम है, किसी का एड्रेस है, ये सब क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और सिंगल कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज वॉवल्स A, E, I, O, U, ये सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, सिंगल कोई अल्फ़ाबेट है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप वो होगी 4। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 4। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर के लिए हम 4 लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग लिखेंगे, वेट के लिए हम लिखेंगे, या कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहीं पर आ रहा होगा, हाइट है, वेट है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिक्वायर्ड है, वहाँ पे उसकी डेटा टाइप फ्लोट होगी। एक होल नंबर जहाँ पे कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे इंटीजर। ठीक है, अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट 2 डिजिट से ज़्यादा अगर होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14278 समथिंग। ठीक है, तो इसके लिए जो हम डेटा टाइप अब यूज़ करेंगे, ऑल दो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है क्योंकि इसमें पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो इसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे दैट विल बी डबल। ठीक है, इसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो क्या होगी, डबल। सिंगल होल नंबर के लिए इंटीजर है, और अगर कहीं पे फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड है तो वहाँ पे फ्लोट होगा। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, किसी का नेम है, एड्रेस है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। सिंगल कैरेक्टर्स ये अल्फ़ाबेट है तो उसके लिए हम 4 यूज़ करेंगे, और अगर पॉइंट के बाद 2 से ज़्यादा डिजिट्स हैं तो उसके लिए हम डबल यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप का। कोई भी डेटा है उसकी एक पर्टिकुलर टाइप होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरिएबल। ठीक है,
अब डेटा है तो उस डेटा को हम कहाँ पे सेव कहाँ पे करेंगे, उस डेटा को स्टोर कहाँ पे करेंगे, तो वो लोकेशन, वो एरिया, वो कंटेनर जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज़ नोन एज वेरिएबल। और इसे वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वेरिएबल के नेम से ही पता चल रहा है एक ऐसी चीज़ जो कि वेरी करती है, ठीक है। अब वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपने यूज़र से 2 नंबर्स लें और 2 नंबर लेने के बाद उनको ऐड कर दें, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने यूज़र से 2 नंबर लेने हैं और उनका जो एडिशन का रिजल्ट है वो उसको स्टोर करवाना है। तो अब अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करें, तो ब्रेनस्टॉर्म जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूज़र से 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। 2 नंबर लेने हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 कंटेनर्स होने चाहिए। 2 कंटेनर्स का मतलब ये है कि यू शुड हैव 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें आप एक वेरिएबल में एक नंबर स्टोर करें, दूसरे वेरिएबल में दूसरा नंबर स्टोर करें। उन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उनका जो भी रिजल्ट है, अब जो रिजल्ट है डेफिनेटली वो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेशन पे, किसी ना किसी कंटेनर पे स्टोर होगा। उस कंटेनर को हम कह देंगे वेरिएबल। तो बेसिकली इस एग्जांपल में हमें 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, 2 वेरिएबल्स इनपुट वैल्यूज के लिए और 3rd वेरिएबल उनके रिजल्ट के लिए। तो 3 वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। सो बेसिकली जो भी डेटा हम जिस पे भी काम करते हैं उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइप होती है, और जो भी डेटा है उसको हम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे उसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, और ये इसकी एक्सरसाइज है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अपने पास पहले कभी जब भी आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले वेरिएबल की टाइप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 इंटीजर नंबर्स को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने पहला वेरिएबल ले लिया नंबर 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और इंटीजर नंबर 2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2 इंटीजर वैल्यूज़ हैं, और ये 2 वैल्यूज़ जब ऐड होंगी तो इनका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख लिया सम रख लें, यहाँ पे आप ऐड रख लें, एडिशन रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन वेरिएबल्स का जो हम नाम रख रहे होते हैं हमेशा याद रखेंगे वो एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ ए लिख दूँ, आई लिख दूँ, जे लिख दूँ, आपका प्रोग्राम तो चल जाएगा, लेकिन वो एक मीनिंगफुल प्रोग्राम नहीं होगा। एक अच्छा प्रोग्रामर वो प्रोग्रामर है कि जिसका प्रोग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है, जिसके प्रोग्राम को देखते साथ ही किसी भी दूसरे प्रोग्रामर को, दूसरे इंसान को पता चल जाए कि ये प्रोग्राम बेसिकली क्या काम कर रहा है। अब अगर आप देखें इस प्रोग्राम में मैंने अभी कंप्लीट कोडिंग नहीं की, लेकिन इसको देख के ही पता चल रहा है इस वेरिएबल के नेम से कि इस प्रोग्राम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडिशन का या सम का काम हो रहा है, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स हैं सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 वेरिएबल्स मैंने जो लिखे हैं, इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब ये है कि ये 5 वैल्यू इस वेरिएबल जिसका नाम नंबर 1 है उसमें स्टोर हो गया है, और इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इसी तरीके से मैंने एक और वेरिएबल ले लिया है नंबर 2 के नाम से जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और इसमें मैंने क्या स्टोर करवा दिया है 10। एक और वेरिएबल मैंने ले लिया है इंटीजर सम के नाम से, इसमें मैंने कुछ भी स्टोर नहीं करवाया, इसलिए क्योंकि इसमें आगे जाके इन दोनों वेरिएबल्स का जो भी एडिशन है वो उसका रिजल्ट स्टोर होगा, ठीक है। इस काम को हम कहते हैं, ये जो इज इक्वल्स टू के सिंबल के साथ हम काम करते हैं उसे हम कहते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब यह है कि मैंने नंबर 1 को 5 असाइन कर दिया, नंबर 2 को 10 असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट करवा देती हूँ। लेट्स सपोज सिंपल सा कुछ प्रिंट करवा रही हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। साथ में मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग कर दी है, एंड लगा देंगे ताकि मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू, सम किसके इक्वल होगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है, प्रिंट हो गया। इसमें इन दोनों का रिजल्ट ऐड हुआ और ऐड होकर कहाँ पे स्टोर हो गया, सम के वेरिएबल में, ठीक है।
अब मुझे ये सम का वेरिएबल, अब मैं इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करूँगी कंट्रोल F5 से, जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास कुछ इस टाइप का रिजल्ट आ रहा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नीचे रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने रिजल्ट को प्रिंट नहीं करवाया अब तक। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो हम सी आउट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम जिसमें रिजल्ट स्टोर हुआ है। रिजल्ट स्टोर हुआ है सम में, और एंड एल यहाँ पे हम लिख देंगे, सेव करेंगे। ठीक है, अब ये जो सम की वैल्यू थी वो यहाँ पर आके सी आउट की स्टेटमेंट को यूज करते हुए प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, 15। ठीक है, और अगर हमें कुछ यहाँ पर लेट्स सपोज कुछ प्रिंट करवाना है, सम ऑफ, ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास 5 और 10 लिखा हुआ है, चलो वो हम लेटर ऑन देखते हैं। अच्छा, सम की वैल्यू ये आ गई, हम बल्कि ये प्रिंट करवा देते हैं, सम इज इक्वल्स टू। ठीक है, और इस तरह से ये काम। अच्छा, ये काम मैंने क्यों किया है, अब इसमें होगा ये, पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। बेसिकली एक स्टेटमेंट पहले प्रिंट हुई भी आ जाएगी, सम इज इक्वल्स टू करके। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू, ये जो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, सम इज इक्वल्स टू एज इट इज आ गया, और इज इक्वल्स टू के बाद ये जो 15 रिजल्ट आ रहा है वो इस वेरिएबल की वजह से आ रहा है। ठीक है, वो बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, वो इस वेरिएबल की वजह से आ रहा है। इसी तरीके से हम इनका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए अब एक और हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, सब का। ठीक है, इंटीजर सब, और यहाँ पे आके हमने क्या लिख दिया, प्रिंट करवा दिया, सी आउट सब इज इक्वल्स टू सब एंड एल। लेकिन हमने सब कैलकुलेट कहीं नहीं किया, सब इज इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। ठीक है, अच्छा, अब जब हम इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे इसके रिजल्ट को, तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक तो सम, ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है, सम इज इक्वल्स टू, ये जो सम का रिजल्ट क्या आ रहा था, नंबर 1 प्लस नंबर 2 15 आ गया। और सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करवाई है, कैलकुलेट करवाने के बाद यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट किया है। जब तक आप सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे उस वक्त तक स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, सी आउट सब इज इक्वल्स टू सब, और इस सब के रिजल्ट में इनका सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट है वो यहाँ पे आके -5 प्रिंट हो गया। लाइक नंबर 1 में क्या स्टोर हुआ था, 5 माइनस 10 का क्या रिजल्ट आएगा, -5। ठीक है, इसी तरह से अब एक और यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि अगर सेम डेटा टाइप के आपके पास डेटा है, सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को आप इस तरह अलग अलग लाइन में लिखने के बजाय सेपरेटेड बाय कॉमा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको हटाया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कॉमा। ये मेरे पास पहला वेरिएबल हो गया, ये मेरे पास दूसरा वेरिएबल हो गया, और सम जो है वो भी इंटीजर टाइप का है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, सम। ठीक है, इसी तरह से सब भी इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के इन्हें एक ही लाइन में लिख दिया। ठीक है, यानी कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो प्रोग्राम का साइज़ है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। सेम डेटा टाइप के अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो उनको आप एक दफ़ा डेटा टाइप लिखें और उसके बाद सारे वेरिएबल्स को आप लिख दें सेपरेटेड बाय कॉमा, और आखिर में आप क्या लगा देंगे, टर्मिनेटर। ठीक है, स्टिल आप ये देखें, स्टिल ये प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा, रन करेगा, सेम वही रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब एक और काम ये है कि अगर जब आप लैब टास्क परफॉर्म करेंगे, लैब टास्क परफॉर्म करते हुए आपको पता है कि एक से ज़्यादा फाइल्स या एक से ज़्यादा टास्क हम जो परफॉर्म करते हैं, तो अब आपने करना क्या है कि जैसे ये एग्जाम्पल 1 है और मुझे दूसरा टास्क परफॉर्म करना है।
ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे किया सिंपल ऐड न्यू आइटम और यहाँ से CPP की फाइल ली और यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने लिख दिया task2 के नेम से, एंटर का बटन प्रेस किया। इसी तरीके से मेरे पास इस तरह से ये एक फ़ाइल बन गई है, एक न्यू फाइल बन गई है .cpp की। और इस तरीके से मैंने हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम ऐड करवा लिया। यूजिंग नेम स्पेस std void main तक यही रखा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी है task2 के नेम से। यहाँ पे मैंने रेंडमली लिख दिया है task2 के नेम से और एंडल की स्टेटमेंट, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास इस प्रोजेक्ट में कितनी फाइल्स हैं, 2 फाइल्स हैं। एक example1.cpp की है, सेकंड है task2.cpp की। और अब जब मैं इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करूँगी कंट्रोल F5 से, एक्चुअली में मुझे कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करनी है, अभी किस फाइल का आउटपुट देखना है, ये सेकंड फाइल का। ठीक है, सो लेट्स सी के यहाँ पर क्या मेरे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है और ये एरर क्या आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं एरर लिस्ट में। अगर ये एरर लिस्ट आपके पास ना आ रही हो, आपने सिंपल व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे एरर लिस्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडरस्कोर मेन ऑलरेडी डिफाइंड इन example1.obj। ठीक है, 1 और मोर मल्टीपल डिफाइंड सिम्बल्स फाउंड। इसका मतलब ये है कि ये जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर भी है task2 में और example1 में भी है। और मैंने आपको ये लास्ट पार्ट में बताया था कि आपका कंपाइलर हमेशा जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है वो हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट करता है या मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। ठीक है, एंट्री पॉइंट किसी भी प्रोग्राम का जो है वो एक ही होगा। ठीक है, अब एंट्री पॉइंट यहाँ पर भी है और एंट्री पॉइंट यहाँ पर भी है। अब कंपाइलर इस केस में कंफ्यूज है कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करना है, ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है या ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि दोनों प्रोग्राम में मेन है। ठीक है, एक से ज़्यादा मेन एग्जिस्ट करते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हमें ये करना है कि हमने जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है उसको आप एज इट इज़ रहने दें और बाकी सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उन सबको आपने क्या करना है, कंट्रोल A प्रेस करके यहाँ से इसको आपने क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, अब कमेंट कर देने से ये होगा कि ये कम्प्लीटली ये जो पार्ट है ये सब क्या हो गया है, अब ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट है भी और नहीं भी। ठीक है, ये अब एक कमेंट बन चुका है। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करने लगेंगे तो अब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब जब मैं एग्जीक्यूट करूँगी अपने इस वाले प्रोग्राम को तो ये मेरे पास इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो वहाँ पर लिखा होगा task2। ठीक है, अब अगेन अगर आपने इस अपने ये जो कोड है इसको आपने दोबारा से एग्जीक्यूट करना है इन फ्यूचर, तो आप कंट्रोल A प्रेस करके इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है अनकॉमेंट का, तो ये अनकॉमेंट हो जाएगा। अनकॉमेंट का मतलब ये है कि अब ये एक्टिव हो गया है। जब आप कंट्रोल A प्रेस करके आप इसको कमेंट कर देते हैं तो अब ये कोड जो है वो एक्टिव नहीं है, ये डीएक्टिवेट हो गया है कोड, सिंपल। ठीक है, सो अब इसी तरीके से मेरे पास बाकी भी एग्जांपल्स हैं। मैं डेटा टाइप ले रही हूँ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और ऑब्वियसली 2 फ्लोट की वैल्यूज हैं तो आपने क्या किया, थर्ड वेरिएबल भी इसी तरीके से ले लिया। मैंने बिल्कुल अभी बताया कि अगर मेरे पास 2 फ्लोट के नंबर्स हैं और तो अगर मेरे पास सेम टू सेम इसका जो रिजल्ट है वो भी सेम फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा। सो सेम जो डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक ही लाइन में सेपरेटेड बाय कॉमा लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे एक नंबर 3 है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसको मैं यहाँ पे इंटीजर नंबर 3 करके नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक दफ़ा डेटा टाइप लिख दी है। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक अलग से लिखना पड़ेगा इंटीजर नंबर 3 करके, राइट।
अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया है, लेट्स सपोज इन वैल्यूज से, ठीक है, और नीचे रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिख दिया। और अब ये स्क्रीन पे उसी वक्त नज़र आएगा जब हम इसको सी आउट करवाएंगे। सी आउट करवाया, सी आउट करवाने के बाद आगे मैंने क्या प्रिंट करवाना है, रिजल्ट। तो रिजल्ट किस में स्टोर हुआ हुआ है, रिजल्ट के वेरिएबल में, और एंड एल कर लिया ताकि मेरे पास जो है ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। और स्क्रीन को अगर आपने पॉज करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सिस्टम पॉज। कंट्रोल F5 करेंगे और इस तरह से जो है मेरे पास अब रिजल्ट 11.3 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से अगर वैल्यू मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज एडिशन सम ऑफ 4.6 एंड 6.7 इज इक्वल्स टू 11.3 और समथिंग, एग्जैक्टली वैल्यू मुझे याद नहीं है, ठीक है। सो सम ऑफ, यानी कि पहले ये लिखा हुआ नजर आए, फिर उसके बाद ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो लिखी हुई नजर आए, फिर एंड लिखा हुआ नजर आए, फिर ये जो वेरिएबल की वैल्यू है 6.7 वो लिखी हुई नजर आए और इज इक्वल्स टू का सिंबल हो, और देन 11.3 लिखा हुआ नजर आए। सो ये काम हम यहाँ पे सी आउट में कैसे कर सकते हैं, ये जो 4.6 है इससे पहले क्या लिखा हुआ नजर आना चाहिए, सम ऑफ। सो एज इट इज सम ऑफ लिख दिया। सम ऑफ के बाद यहाँ पे ये जो 4.6 है ये एक वेरिएबल है, ठीक है, 4.6 एक वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। तो वेरिएबल में स्टोर है तो उसके लिए अगेन हम इस तरह से नंबर 1 एक वेरिएबल लिख दिया, 4.6 एंड, ठीक है, एंड के लिए हम इसको किस में लिखेंगे, डबल कोटेशन में, और दूसरा वेरिएबल आ जाएगा 6.7 जो है वो नंबर 2 में स्टोर है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, इज इक्वल्स टू का सिंबल, किसके इक्वल है ये, 11.3 कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, इन दोनों के सम में, इन दोनों का सम कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, रिजल्ट में, इज इक्वल्स टू रिजल्ट, ठीक है। एंड एल लिख देंगे इस तरह से, राइट, ठीक है। सो अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। सम ऑफ 4.6 एंड 6.7 इज इक्वल्स टू 11.3। अच्छा, 4.6 के बाद यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, तो हम कहाँ पे फिर स्पेस देंगे, यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, नंबर 1 के बाद यहाँ पे स्पेस दे दी और यहाँ पे स्पेस दे दी, ठीक है। सो यहाँ पे देख लें, सम ऑफ 4.6 एंड 6.7 इज इक्वल्स टू 11.3। इस तरह से आप दे सकते हैं वेरिएबल की वैल्यूज़ को। अच्छा, अगला नेक्स्ट मेरे पास जो एग्जांपल है वो है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, अच्छा, जब भी किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर करवाना है आपने तो उसको हम डबल कोटेशन में लिखेंगे, हमेशा किसमें, डबल कोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, सी आउट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम, दैट इज नेम, एंड एल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है, वो एरर क्या आ रहा है, बेसिकली मैचेस डज नॉट। मेरे पास यहाँ पर जो एरर आ रहा है दैट इज ऑपरेंड टाइप्स आर एसटीडी, ओ स्ट्रीम, एसटीडी, स्ट्रिंग, ठीक है। सो बेसिकली जब हमें किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यूज़ पे काम करना होता है या स्ट्रिंग के डेटा टाइप पे काम करना होता है तो हम बिल्कुल सिंपली काम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग की हेडर फाइल इंक्लूड करवानी होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे से एरर जो है वो रिमूव हो चुका है।
जब भी आपने स्ट्रिंग्स पे काम करना है तो स्ट्रिंग पे काम करते हुए आपने यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करवानी है, दैट इज़ नोन एज हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। सो अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से जब प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा अहमद, ठीक है। और अगर मुझे अहमद से पहले लिखना है हेलो, हेलो के साथ अहमद लिखा हुआ नज़र आए तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे डबल कोटेशन में हेलो लिखना है, हेलो, और इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर दिया हम लोगों ने। हेलो से पहले लिखा हुआ नज़र आएगा, फिर उसके बाद यहाँ इस नेम के वेरिएबल में अहमद स्टोर हुआ हुआ है, तो ये क्या यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवा देगा, हेलो अहमद, ठीक है। सो ये स्ट्रिंग की वैल्यूज़ की बात हो गई। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बात कर ली इंटीजर की, फ्लोट की, स्ट्रिंग की, चार की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार की। यहाँ से ये भी हटा दिया मैंने। लेट्स सपोज एक वॉवल इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। वॉवल्स ए ई आई ओ यू होता है हमारे पास, और इसके लिए जो वेरिएबल मैंने वॉवल ए को स्टोर करवाने के लिए जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया दैट इज़ नोन एज वॉवल, ठीक है। आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी ले सकते थे, अल्फ़ा भी ले सकते थे, वेरिएबल का नेम यहाँ कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया है आपको कि अगर सिंगल कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट की बात हो तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, चार। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है चार, तो ये सिंगल, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल में जो डेटा बेसिकली स्टोर हो रहा होता है उसकी टाइप की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंगल वेरिएबल है, इस वजह से यहाँ पे हमने इसके डेटा टाइप क्या रखी है, चार रखी है। सिमिलरली यहाँ पर इसको जब मैंने प्रिंट करवाना है तो इस तरह से हमने लिख दिया। इसको जब हमने रन किया है तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है ए लिखा हुआ नज़र आ गया है। सो अगर मैंने लिखना है कि ए इज़ अ वॉवल तो क्या करेंगे, यहाँ पे इज़ अ वॉवल, ठीक है। सिंपल, कुछ भी आपने ऐड करवाना है डबल कोटेशन में आप ऐड करवा सकते हैं। ए इज़ अ वॉवल। अब ए इज़, ए आई एस एक साथ आ गया तो इसका मतलब है ए के बाद यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए। सो ए के बाद यहाँ कहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, ये वॉवल है, वॉवल के बाद ये डबल कोटेशन यहाँ पे फॉरन स्टार्ट है, तो हमें यहाँ पे एक स्पेस देनी चाहिए ताकि ए के बाद थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस आ जाए। मैंने यहाँ पे स्पेस दिया वन टाइम, ए इज़ अ वॉवल, ठीक है। अब हम तीनों डेटा टाइप्स जो हैं उनको एक साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीजर एज है किसी भी स्टूडेंट की, और फ्लोट वेट है उसका 55.7, ठीक है। उसके बाद उसका कोई नेम है, नेम है उसका सारा, ठीक है। और सारा का कोई ग्रेड है, तो हम 4 ग्रेड इज इक्वल्स टू, कैपिटल आप लेना चाहें स्मॉल लेना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और इसको हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए सी आउट की स्टेटमेंट, माई नेम इज़, ठीक है। माई नेम इज़, इसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नेम कहाँ पे, नेम किसके साथ कॉन्कैटिनेट होगा, यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। अगेन ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए हमें यहाँ पे एक डेटा हेडर फाइल ऐड करवानी होती है, हैश इंक्लूड करके, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ताकि हमारे पास एरर ना आए, ठीक है। माई नेम इज़, यहाँ पे लिख देंगे नेम, ठीक है। अब इस नेम में स्टोर क्या हुआ है, सारा, तो जब ये प्रिंट करेगा क्या प्रिंट करेगा, माई नेम इज़ सारा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई एम
17 ईयर्स ओल्ड। तो ये 17 किस में स्टोर हुआ है? बेसिकली 17 स्टोर हुआ है एज में, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? एज, और ईयर्स ओल्ड को हम इसमें लिख देंगे। देन अगेन हम क्या तीसरी चीज़ लिखेंगे? माई वेट इज़ 55.7 kg। माई वेट इज़ यहाँ पे हम लिख देंगे वेट का इज 7 kg को हम लिख देंगे डबल कोटेशन में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ है एंड में? क्या है? एज आई थिंक सब कवर हो चुका है। सो एंड में हम यहाँ पे लगा लेंगे एंड एल। यहाँ पे माई नेम इज़, नेम में क्या है? सारा। आई एम, एज ईयर्स ओल्ड, एज में क्या स्टोर है? 17 ईयर्स ओल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। माई नेम इज़ सारा, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, माई वेट इज़ 55.7 किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। और ग्रेड की जहाँ तक बात है तो यहीं पे आप लिख सकते हैं माई ग्रेड एज, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट किया। ये ग्रेड किस में स्टोर हुआ है? ग्रेड के वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल का नाम ठीक है। तो अब हम रन करके देखते हैं। ये एक लास्ट वेरिएबल था जो रह गया था। माई नेम इज़ सारा, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, माई वेट इज़ 55.7 किलोग्राम, माई ग्रेड इज़ ए, ठीक है। इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। सो मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम इस तरह से अलग अलग लाइन में लिखेंगे, और अगर सेम टाइप का डेटा होगा तो उसको एक ही लाइन में सेपरेटेड बाय कॉमा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो काम हमने किया था, ये वाला काम जो मैंने अभी किया है, इसमें मैंने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाया। इसे हम कहते हैं इनिशियलाइज़ करवाना या असाइन करना, ठीक है। 17 को मैंने असाइन कर दिया एज को, 55.7 मैंने असाइन कर दिया वेट को, सारा मैंने असाइन कर दिया नेम के वेरिएबल को, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं असाइनमेंट। लेकिन समटाइम्स हम रन टाइम पे यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, तो उस वक्त हम इस तरह से असाइन नहीं करवा रहे होते, हम यूज़र से ले रहे होते हैं। ये तो हम यूज़र से नहीं ले रहे, मैंने तो फिक्स कर दी, हार्ड कोड कर दी है वैल्यू, मैंने इसको असाइन कर दिया है कि 17 ही होगी, एज की वैल्यू 17 ही होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप यूज़र से रन टाइम पे पूछें कि एज क्या है किसी भी यूज़र की, तो वहाँ पे फिर आप असाइन नहीं करवाते, वहाँ पे आप फिर यूज़र से लेते हैं, ठीक है। सो यूज़र से वैल्यूज़ को लेने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र से नंबर ले रही हूँ और उसको डिस्प्ले करवा रही हूँ, सिंपल एक नंबर ले रही हूँ, इंटीजर नंबर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया क्योंकि मैं यूज़र से आगे जाके वो नंबर इनपुट लूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे असाइन नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ पे = 5 असाइन कर देती हूँ तो मैं आगे यूज़र से जाकर नहीं ले सकती, ठीक है। इंटीजर नंबर, तो सी आउट सबसे पहले हम करवा लेंगे, और हम यूज़र को पहले ये कह देंगे एंटर अ नंबर, ठीक है। ये काम क्लियर कर लिया। अच्छा, अब यूज़र से जब आप इनपुट लेंगे तो इनपुट लेने के लिए आपने क्या यूज़ करना है? सी इन और डबल ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। हमने किसमें वैल्यू स्टोर करवानी है? नंबर के वेरिएबल में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहला क्या काम किया है? मैंने इंटीजर नंबर के नेम से एक वेरिएबल ले लिया और यूज़र से सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करवा के ये पूछ लिया एंटर अ नंबर, ठीक है। अब यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया होगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? इस नंबर के वेरिएबल में, ठीक है। अभी मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं तो मेरे पास यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो लेट्स सपोज हमने 5 लिख दिया, तो ये कुछ भी आगे कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा। ऑल्दो मैं ये चाह रही हूँ कि ये 5 को आगे डिस्प्ले कर दे कि यू हैव एंटर्ड अ नंबर 5, ठीक है। तो कुछ भी अगर आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे सी आउट
यू एंटर्ड, क्या वैल्यू आपने एंटर की है, इसको कॉन्कैटिनेट किससे करेंगे, नंबर के साथ, ठीक है। यहाँ पे एंड एल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू जो है डिस्प्ले होगी। इसको रन करके देखते हैं। 5, अब ये वैल्यू यहाँ पे आके क्या हो गई, डिस्प्ले हो जाएगी, यू एंटर्ड इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हमने सबसे पहले इनपुट ली, इनपुट लेने के बाद यहाँ पर इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इस वैल्यू में, इस नंबर में जो भी वैल्यू एंटर की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यूज़र से इसकी बल्कि 2 नंबर ले लेते हैं हम यूज़र से, नंबर 1, नंबर 2 और सम, ठीक है। मैंने जो इसमें टास्क है वो ये है कि मैंने 2 यूज़र से नंबर लेने हैं और उनको ऐड करवाना है। पहले वाला जो मैंने एग्जांपल करवाई थी उसमें मैंने जो वैल्यूज़ थी वो मैंने एंटर कर दी थी, ठीक है, असाइन कर दी थी। लेकिन यहाँ पे मैं रन टाइम पे यूज़र से ले रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे असाइन नहीं की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और ये जो फर्स्ट नंबर है वो किसके थ्रू स्टोर हो जाएगा, सी इन और नंबर 1, ठीक है। जो यूज़र ने फर्स्ट नंबर एंटर किया हुआ होगा, ठीक है, ये यूज़र के पास सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर यूज़र कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा, जो वैल्यू एंटर करेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, नंबर 1 में। फिर हमने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, एंटर सेकंड नंबर, अब जो यूज़र ने सेकंड वैल्यू एंटर की होगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, नंबर 2 में। और सम के वेरिएबल में हमने इन दोनों को ऐड करवा लिया, ऐड करवाने के बाद क्योंकि हम दोनों को ऐड करवा लिया तो इसका रिजल्ट कब नज़र आएगा, जब हम इसको सी आउट करवाएंगे, यानी कि जब डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमने सी आउट करवा दिया, सी आउट में हमने क्या लिख दिया, सम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, वेरिएबल का नाम जिसमें सम कैलकुलेट हुआ है और वेरिएबल का नाम है सम, ठीक है। एंड एल करवा लेंगे, इसको हम एक दफ़ा रन करके देखते हैं, फिर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे 3, 6 और इसका रिजल्ट का आ गया 9। इसमें हुआ बेसिकली प्रोग्राम में ये है कि सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए, ये 2 वेरिएबल्स यूज़र से इनपुट लेने के लिए और थर्ड वेरिएबल इनके रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, सिंपल इन दोनों में यूज़र से इनपुट लिया, जो पहला नंबर यूज़र ने एंटर किया वो किस में स्टोर हो गया, नंबर 1 में, बाय यूजिंग सी इन स्टेटमेंट। सेकंड नंबर जो यूज़र ने एंटर किया वो किस में स्टोर हो गया, नंबर 2 में, बाय यूजिंग सी इन स्टेटमेंट, ठीक है। इन दोनों नंबर्स जब ये दोनों इनपुट यूज़र से आ गए तो इन दोनों को आपने क्या किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। इस वेरिएबल में जब स्टोर करवा दिया तो अब मुझे ये प्रिंट करवाना है। सो प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किया, सी आउट की, सम इज इक्वल्स टू ये सम वेरिएबल का नेम, और सिंपली इस तरीके से 2 वेरिएबल्स यूज़र से इनपुट लिए, इनपुट लेने के बाद इनकी वैल्यूज़ को ऐड करवा दिया। इसी तरीके से सम के बाद सब भी हम कैलकुलेट करवा सकते हैं, ठीक है। सो सब का रिजल्ट यानी कि इसकी सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करवा सकते हैं, सब इज इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, ठीक है। और सी आउट करवा दिया, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, सब के वेरिएबल में, एंडल कर देंगे, कंट्रोल F5,
और इस तरह से मेरे पास इन दोनों वेरिएबल की सब्ट्रैक्शन का जो भी रिज़ल्ट है वो भी एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन का भी रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, 9 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 17। 9 में से 8 को जब हमने माइनस किया तो इसका रिज़ल्ट आ गया 1। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मल के नेम से ले लिया हमने, और मल इज इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिख दिया मल एंड एल लिख दिया। ठीक है, ये वेरिएबल था। एक और मैंने वेरिएबल ऐड कर दिया, इन दोनों जो यूज़र से इनपुट लिए थे नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मल के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट के थ्रू इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसी तरह से इनका डिवीज़न का रिज़ल्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवीज़न के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो हम स्लैश यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और वेरिएबल यूज़ हुआ, एक और यहाँ पर सिंबल जो यूज़ हुआ है वो ये परसेंटेज का सिंबल है। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो सबको पता है कि सिंपल से ऑपरेशंस हैं, लेकिन ये जो डिवीज़न का है या परसेंटेज का सिंबल है, इसे हम कहते हैं मॉडुलस सिंबल, मॉडुलस। ठीक है, सो ये जो सिंबल है ये मॉडुलस का है, और ये बेसिकली रिमाइंडर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मुझे डिवाइड करना है ये इस तरह से। ठीक है, 25 को डिवाइड करना है मुझे 4 से, लेट्स सपोज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25, 4 5 20 होगा, राइट। और यहाँ पे रिमाइंडर हो गया मेरे पास 5। ठीक है, अब ये बेसिकली जो वैल्यू है ये मेरे पास क्वेश्चन की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन की वैल्यू बोलते हैं, और ये मेरे पास क्या है, इज़ नोन एज रिमाइंडर, राइट। ये मेरे पास क्वेश्चन है और ये मेरे पास रिमाइंडर है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वन, तो इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे दैट विल बी अ डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन या स्लैश। ठीक है, और इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो है मेरे पास परसेंटेज का। सो अगर आपने कहीं पे भी रिमाइंडर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो वहाँ पे आप ये मॉडुलस की वैल्यू को या मॉडुलस का सिंबल या परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर आपने क्वेश्चन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पे आप ये स्लैश का या परसेंटेज का सिंबल आप यूज़ करते हैं। सो अगर मैं 25 डिवाइड बाय 4 की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 5। ये रिजल्ट आएगा मेरे पास, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 25 परसेंटेज 4, यानी कि 25 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू वो क्या होगी, वो भी स्टिल 5 है, राइट। इन दिस केस 7 डिवाइड बाय 4, इसका क्या रिज़ल्ट होगा, और 7 परसेंटेज 4, इन दोनों का क्या रिज़ल्ट होगा, डिफरेंट होगा। सो लेट्स सी, ये मेरे पास क्वेश्चन की वैल्यू है डिवीज़न की, तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आ रहा है मेरे पास 1। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, रिमाइंडर की। रिमाइंडर के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, तो 7 रिमाइंडर 4 अगर देखा जाए तो दैट विल बी इक्वलेंट टू 3। ठीक है,
इसी प्रोग्राम में आपने यूज़र से सबसे पहले 2 यूज़र से इंटीजर इनपुट लेने हैं और उसके बाद इन्हें वेरिएबल्स में स्टोर करवाना है और ये 5 ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस और रिमाइंडर। ठीक है, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये प्रोग्राम आपने लिखना है, बट ये है कि यहाँ पे आपने मॉडुलस की वैल्यू भी कैलकुलेट करवानी है। मॉडुलस की वैल्यू सिंपल किस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, MOD आप यहाँ पे कोई भी लेट्स सपोज मेरे पास 2 नंबर्स हैं ये, ठीक है, और मैं यहाँ पे मॉड्यूलस का कैलकुलेट कर रही हूँ वैल्यू। ठीक है, मेरे पास ये 2 नंबर्स आ गए और मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू नंबर 1 परसेंटेज नंबर 2। ठीक है, इस तरह से आपने इसको परसेंटेज के सिंबल को यूज़ करते हुए वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इस तरह से फिर आपने सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यू हैव टू प्रिंट द वैल्यूज़। मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, कहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर हो रही है, मॉड्यूल के वेरिएबल में एंड एल। ठीक है, इस तरह से ये टास्क आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, देन फर्स्ट टास्क में सिंपल आपने करना ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र। अब 2 वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर एंड 1 वैल्यू ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, 2 यूज़र से इनपुट लेने हैं, 3 वैल्यूज़ लेनी है, उन 3 वैल्यूज़ में से 2 इंटीजर होनी चाहिए और 1 फ्लोट होनी चाहिए। यूज़र से इनपुट लेने के बाद आपने सिंपल उन्हें डिस्प्ले भी करवाना है। ठीक है, सिंपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने 2 इनपुट ले ली इंटीजर वैल्यूज़ और जो थर्ड वैल्यू है वो मैंने क्या लेनी है, फ्लोट टाइप की। ठीक है, नंबर 3। अब आपने यूज़र से इनपुट लेना है सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, देन सी आउट एंटर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आपने फिर लेना है। तीनों सी आउट करके आपने इनपुट लेना है, इनपुट लेने के बाद उनको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, देन इस वाले प्रोग्राम में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ पर क्या लेना है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट यूज़र टू इनपुट कोर्स नेम, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, कैलकुलेट द परसेंटेज व्हाइल यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, आपने यूज़र से कोर्स का नेम इनपुट लेना है, कोर्स का नेम इनपुट लेना है। यूज़र जब इनपुट लेंगे यूज़र से कोर्स का नेम तो वो एक स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग की वैल्यूज़ के लिए आपको पता है कि हम जो यूज़र से डेटा टाइप वो ले रहे होते हैं वो होती है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ले ली, फिर उसके बाद आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लेने हैं और टोटल मार्क्स यूज़र से लेने हैं। ये 3 चीज़ें आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के बाद जो टोटल मार्क्स ये जो परसेंटेज है वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये काम करना है आपने और जो भी परसेंटेज फिर आ रही है उस परसेंटेज को आपने डिस्प्ले करवा देना है। उसके बाद अब आपके पास इस टाइप का एक फार्मूला है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये आपके पास गिवन है। ए एंड बी की वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, कुछ इस टाइप का फार्मूला मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हो सकता है। लेट्स सपोज हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है बेसिकली y। ठीक है, वैल्यू हमें y की फाइंड आउट करनी है, a² + 2ab। ये a और b की वैल्यू जो है ये बेसिकली हमें नहीं पता, हमें a एंड b की वैल्यू यूज़र से लेनी है। ठीक है, ये काम हम कैसे करेंगे, इंटीजर a b। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पर मुझे कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, एक वेरिएबल a के लिए, दूसरा वेरिएबल b के लिए, और इन सब के रिज़ल्ट को जब ये सब कैलकुलेट हो जाएगा तो ये सब कैलकुलेट होके कहाँ पे स्टोर होगा, कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए जहाँ स्टोर होगा, तो एक थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा, दैट इज़ y। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कितने वेरिएबल्स आ गए, 3 वेरिएबल्स आ गए। हम यूज़र से पहले a की वैल्यू ले लेते हैं, एंटर
वैल्यू ऑफ ए, या आप यहाँ पे सिंपल ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, ठीक है। और अब ये इनपुट कहाँ पे जाएगा, कहाँ से लेंगे, इससे लेंगे, और ये इनपुट किस वेरिएबल में स्टोर होगा, a में, ठीक है। अच्छा, अगेन सी आउट लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू, ठीक है, सी इन, कहाँ पे स्टोर होगी ये वैल्यू, b में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ लिखनी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप प्रोग्रामिंग में या इस तरीके से आप ए स्क्वायर करके हम नहीं लिख सकते हैं। ये जो ए स्क्वायर है बेसिकली यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। सो ये जो है मेरे पास क्या है, किसके इक्विवेलेंट है, मेरे पास इसके इक्विवेलेंट है, ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय a सिंपली लिख सकते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे क्या, y इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाएंगे, a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, देन हमें क्या लिखना है, प्लस 2ab, ठीक है। ये आपस में सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। और ये इसका रिजल्ट हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा जब तक कि हम सी आउट ना करवाएं। सी आउट में हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू, और y की वैल्यू कहाँ स्टोर हुई है, इस y के वेरिएबल में, एंड l कर देंगे, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया, a b ये दो वेरिएबल और ये थर्ड वेरिएबल, इनके रिजल्ट के लिए a और b हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, c इनकी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे b इनपुट ले लिया, और इस तरह से हमने इस जो हमें गिवन इक्वेशन थी हमने इसे लिख लिया है, और उसके बाद y में स्टोर करवा दिया, और y को हमने सिंपल प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। a की वैल्यू लेट सपोज 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। सिमिलरली इस वाले भी जो बेसिकली हमारे पास टास्क है उसमें हमने करना यह है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर किस तरीके से आ सकता है, यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप बनाएं जिसमें हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है। उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ठीक है। ये इसी के इक्विवेलेंट है, स्क्वायर है, सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 2ab माइनस 2ab। अब ये आपस में ये सब क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूला बना के। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, सिंपल, माइनस 2ab, ये जो आपकी लैब टास्क में गिवन है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, और माइनस 2ab इस तरह से लिख दिया। एक ये तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप लिख दें a स्क्वायर प्लस इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। अच्छा, टास्क नंबर 5 में हमने ये करना है, बेसिकली यूज़र से उसका नेम इनपुट लेना है, ईयर ऑफ बर्थ इनपुट लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इनपुट लेना है, फेवरेट हॉबी इनपुट लेनी है, और पेट का नेम इनपुट लेना है। सो अब यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास कितने वेरिएबल्स होने चाहिए। एक वेरिएबल यूज़र के नेम के लिए, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। इसी तरीके से आपने यूज़र की जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो आप वेरिएबल लेंगे वो आप किस टाइप का लेंगे, ये एक इंटीजर है, ठीक है, इसमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है, तो ये भी क्या लेंगे आप, एक
इंटीजर, ठीक है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नेम जो है, बहरिया यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका जो नेम है दैट इज़ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो उसका जो टाइप है वो भी क्या होगी, डेटा टाइप उसकी होगी स्ट्रिंग। आपकी जो हॉबी है वो भी क्या है, स्ट्रिंग। और जो पेट नेम है वो भी स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 यू नीड 5 वेरिएबल्स, एक स्ट्रिंग नेम के नेम से, स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ के नेम से, नेम ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, स्ट्रिंग नेम, और क्या रिक्वायर्ड है, अच्छा अब यहाँ पर ये देखें कि ये आपके पास इंटीजर है, बाकी ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। मैंने कहा था सेम अगर डेटा टाइप का डेटा है तो उसको सेपरेटेड बाय कॉमा इन वन लाइन आप लिख सकते हैं। तो अब ये हम नहीं इसके साथ लिख सकते क्योंकि ये एक इंटीजर है, इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर नेम। ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम अलग से लिखेंगे, फिर फेवरेट हॉबी है एंड पेट नेम, यहाँ हम लिखेंगे हॉबी एंड पेट नेम, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीजर DOB दैट इज डेट ऑफ बर्थ, या आप यूँ भी लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। लेकिन कभी भी वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आ सकती, आप ऐसे नहीं लिख सकते डेट ऑफ बर्थ, ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं आ सकती। अगर आपने ये इस टाइप का कुछ लिखना है तो फिर आप इसके बीच में क्या लिखेंगे, आप अंडरस्कोर लगा दें यहाँ पे सिंपली, तो ये एक जो है मीनिंगफुल वेरिएबल बन जाएगा, ठीक। तो ये आपने यूज़र से इनपुट लेना है और डेट ऑफ बर्थ भी यूज़र से इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के बाद आपने सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इस तरह से आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है।